Good afternoon, everyone. My name is Ravi Ranjan, and I'm very, very excited to be here with all of you. आज शनिवार के दिन दोपहर में आप सब लोग अपने अपने कामों को छोड़कर यहाँ आए हैं. I'm sure आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना पहला कदम उठाया है. पहला कदम क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स जो डिफरेंटली सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि मेरे लिए कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं आराम से रह सकूं. आई थिंक यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर की, मिस्टर स्टीव जॉब्स. उन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस भाषण में कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. उस समय वो बात शायद इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी होगी, लेकिन आज के दौर में, खास करके कोविड-19 के दरमियान जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, उस समय स्टे हंग्री, स्टे फुलिश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे हर दिन हमें हमारी जो भूख है, चाहे वो नॉलेज प्राप्त करने की भूख हो, चाहे वो आगे बढ़ने की भूख हो, चाहे वो इनोवेशन की भूख हो, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. और जहां तक बात है फुलिश रहने की, उसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस तरह हम अपने आसपास के लोगों से सीख सकें. कई बार ऐसा होता है कि आपको शायद ये लगे कि सामने वाले इंसान से हम उतना नहीं सीख सकते. हो सकता है आप एक किसी स्कूल के बच्चे से बात करें और आपको लगे कि शायद ये बच्चा मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन you never know how that child can actually teach you some very beautiful lessons. And आज I would like to take this opportunity to thank iHub Gujarat to organize this wonderful series of 100 webinars during lockdown, because एक तरफ जहां इस लॉकडाउन के दौरान लोग सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये क्राइसिस है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एंटरप्रेन्योर्स को मदद करेगी नए नए आइडियाज के बारे में बात करने के लिए. बिफोर आई स्टार्ट माई टॉक, मेरी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दुनिया में ऐसी क्राइसिस आई है. इसके पहले 2008 में फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था, 2000 में डॉट कॉम बर्स्ट हुआ था, 1930s में द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे. और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा 2008 का. 2008 में जब अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक्स फाइनेंशियल लिक्विडेशन की तरफ जा रही थी, जहां पे प्रॉब्लम्स हो रही थी, बैंकरप्सी हो रही थी, उसी समय उबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बहुत सारे टेक कंपनीज शुरू हुई. और उन कंपनीज को अगर आप देखें तो आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है. इसका एक ही अगर आप निचोड़ समझें, क्रक्स समझें, तो वो ये है कि क्राइसिस के समय एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं और वो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं इस पर्टिकुलर क्राइसिस का इस्तेमाल करके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बना सकूं. मेरा नाम है रवि रंजन और आई कॉल माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योरशिप इवेंजलिस्ट. अब एंटरप्रेन्योरशिप इवेंजलिस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है. इवेंजलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी एक पर्टिकुलर चीज में इतना ज्यादा बिलीव करे कि वो पूरा दिन पूरी रात सिर्फ उसके बारे में ही बात करते रहे. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं बहुत छोटा था, मैं झारखंड के एक छोटे से गांव में बिलोंग करता हूँ, जपला, और उस समय यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या थी नक्सलिज्म की, यहाँ पे समस्या थी वायलेंस की, यहाँ पे समस्या थी करप्शन की. और मैं जब स्कूल जाता था, गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे वहाँ पे कोई फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत ही साधारण स्कूल था. वहां पे मैं हमेशा ये सवाल पूछता था कि किस तरह से मैं इस दुनिया में कोई बदलाव ला सकूंगा. एंड आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसने मुझे इंस्पायर किया to go towards what I'm doing today. So before I became part of the startup ecosystem, मैं एक जर्नलिस्ट था. कुछ समय पहले तक मैंने पढ़ाई की जर्नलिज्म की, फिर मैंने एक हिंदी न्यूज़पेपर में काम किया, फिर मैं कुछ दिनों के लिए रेडियो जॉकी भी था. उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं एक प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा था. लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया कि शायद इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मैं उतने ज्यादा बदलाव ना ला पाऊं. और इंसिडेंटली 2010 के आसपास मुझे मौका मिला भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने का. और पिछले 10 सालों में मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिली हैं कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने का. मैं वो सारी कहानियां आपके साथ शेयर करूंगा. सो सबसे पहले ये कोई लेक्चर नहीं है, ना ही मैं यहाँ आपसे कोई ज्ञान बांटने आया हूँ. मैं यहाँ से आपसे दो चीजें करने आया हूँ. सबसे पहले मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा, ऐसी कहानियां जिन्होंने मुझे इंस्पायर की, जिन्होंने मुझे ये बताया कि आप अगर चाहें तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं. और दूसरा ये है जहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे निकले जिन्होंने दुनिया में बहुत सारे बदलाव लाए.
तो बिना किसी देर के मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा आज का डिस्कशन। और मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरी है। जैसे मैंने कहा, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूं। एक स्टोरी है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। आई एम श्योर आप इसको देख सकते हैं। ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज आर्टिकल है, जिसमें अगर आप देखें तो एक जॉब यूपी पुलिस ने अनाउंस की है। इस जॉब की एलिजिबिलिटी है कि जो कैंडिडेट हैं वो क्लास 5 पास होने चाहिए, उन्हें साइकिल चलानी आनी चाहिए। यह है एलिजिबिलिटी फॉर दिस जॉब। लेकिन किन किन लोगों ने अप्लाई किया? 78,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स, करीब 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट, करीब 3,740 पीएचडी और एमफिल, और करीब 7,000 क्लास 5 से क्लास 12। क्या समस्या है कि हमारे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं, जहां पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, क्यों एक बहुत ही आई मीन देखिए, इस जॉब में कोई खराबी नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये जॉब बुरा है, लेकिन क्या आपको ये सही लगता है कि एक पीएचडी स्कॉलर एक ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करे जहां पे एलिजिबिलिटी क्लास 5 है? दो इसकी समस्याएं हैं। सबसे पहला, आज इंडिया में स्किल गैप बहुत ज्यादा है। अगर आपने लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी होगी नैस्कॉम की, तो 90% से ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में अनएम्प्लॉयबल हैं। मतलब उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं है जिससे उन्हें जॉब मिल सके। दूसरी दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारी इनिशिएटिव्स हो रही हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं सरकार, इंस्टीट्यूशंस, बट अभी भी ये जो समस्या है वो अभी भी मौजूद है। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है मैं और आप जैसे लोग। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने अपने क्लासरूम के टेक्स्ट बुक के अलावा कभी और कोई चीज पढ़ने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट उस समय इंटरनेट नहीं था, हमारे पास एप्लीकेशंस नहीं थे। लेकिन आज जब मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूँ और मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप कितना समय गुजारते हैं सोशल मीडिया पे, उनका जवाब होता है दिन में 2 से 3 घंटे। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो नाम आते हैं सिर्फ पॉपुलर एप्लीकेशंस के। उनसे जब मैं पूछता हूँ कि क्या आपने कभी यूडेमी, अनअकैडमी, कोर्सेरा, ईडीएक्स पे जाके कोई कोर्स किया है, उनका जवाब होता है नहीं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने कभी अपने कॉलेज में कोई स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश की, उनका जवाब होता है नहीं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या कभी आपने जो स्किल गैप है उस पर काम करने की कोशिश की, उनका जवाब होता है नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर इन सारे सवालों का जवाब नहीं होगा, how would you be able to get a job which you want? Because the degree which you get after your college is not the guarantee for job. In fact, that is not the guarantee for anything else except writing that you are a graduate or you are a postgraduate or you are a PhD. Because there is a lot of difference between knowledge and wisdom, and that is what makes a big difference between a successful entrepreneur and a person who throughout his life is trying to find an opportunity. And that is what I'm going to discuss with you today. All right. So मैं अब आपके सामने शेयर करना चाहूंगा अपने कुछ थॉट्स। आज की जो टॉक है उसका नाम रखा है मैंने A Hitchhiker's Guide to Entrepreneurship and Raising Your First Round of Funding. I'm not sure कि आप में से कितने लोगों ने ये मूवी देखी होगी, A Hitchhiker's Guide to Galaxy। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, मुझे काफी पसंद है और वहां से मैंने ये टाइटल चुना है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ अपनी वो सारी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इस छोटे से अंतराल में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ में सारी चीजें शेयर कर सकूं। सबसे पहला, अगर हम देखें, हमारे दुनिया में करीब 7.6 बिलियन लोग हैं, भारत में 1.4 बिलियन लोग हैं और ये नंबर बढ़ते ही चला जा रहा है। इनफैक्ट न्यू ईयर 1 जनवरी 2020 के दिन करीब 65,000 नए बच्चे आए हैं भारत में। तो मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपसे और मैं आपको ये डेटा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल ये है कि इतने सारे लोगों के बीच में क्या आप दुनिया में कोई बदलाव लाना चाहेंगे, या फिर आप सिर्फ एक और नंबर बनना चाहते हैं? आई एम श्योर आप में से सब लोगों का जवाब होगा कि आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन बात जब होती है बदलाव लाने की, तब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट होती है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कैसे सिर्फ एक इंसान दुनिया में कोई बदलाव ला सकता है?
आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि ये समस्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कैसे ये बदलाव लाऊंगा। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे कुछ कंपनीज। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों ने इन कंपनीज के बारे में सुना होगा। मेलचिम, गोजेक, गोजेक, स्लैक, स्प्लैश, इंटरकॉम। बट इन कंपनीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? तीन कारण है। सबसे पहला, ये सारी कंपनीज आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक हैं। दूसरा, ये सारी कंपनीज इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है जो जिसके बिना आज टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत ही फीकी लगेगी। और तीसरी, एक्चुअली चार चीजें। तीसरी चीज, ये सारी कंपनीज यूनिकॉर्न है। अब यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? यूनिकॉर्न एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जो $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन पे होती है। और चौथी और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये सारी कंपनीज जब शुरू हुई थी तो उस कंपनी में एक, दो या तीन लोग थे। इनफैक्ट कुछ कंपनीज में सिंगल फाउंडर भी थे जिन्होंने अकेले ये कंपनी शुरू की। और आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। आपको मैं बताना चाहूंगा इन कंपनी से क्या इम्पैक्ट किया है। मेलचिम, मेलचिम एक ईमेल सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से दुनिया भर में 10 बिलियन से ज्यादा ईमेल हर महीने भेजे जाते हैं। जूम, आज हम जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जूम आज हमारे लाइफ का अभिन्न हिस्सा बन गया है। आप अपने फोन से व्हाट्सएप हटा सकते हैं, फेसबुक हटा सकते हैं, लेकिन जूम नहीं हटा सकते हैं। ये यहाँ सिनेरियो हो गया। मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। एरिक युआन जो जूम के फाउंडर है, वो सिस्को में काम करते थे। सिस्को एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में सबसे बड़ा प्लेयर है। उनका एक प्लेटफॉर्म है वेबएक्स। एरिक हमेशा अपनी टीम से बोलते थे कि हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट टीम थी उनकी बात सुनती नहीं थी, समझती नहीं थी, क्योंकि ये एक बहुत ही लेगेसी कंपनी है। एरिक ने वो कंपनी छोड़ी और उन्होंने जूम शुरू किया, जो आज के मिलेनियल जनरेशन के बिजनेसेस के लिए था। आज आप अगर देखें तो आज से 2 महीने पहले जूम के 10 मिलियन एक्टिव यूजर थे। आज जूम के जून 2020 में 300 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर है। गोजेक एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है इंडोनेशिया की, जिन्होंने एक सिंपल से आइडिया से शुरू किया, जहां पे वो गोजेक के फाउंडर इंडोनेशिया में जो समस्याएं हैं, पोल्यूशन, गरीबी और ट्रैफिक कंजेशन, उसको सॉल्व करना चाहते थे। गोजेक आज इंडोनेशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि गोजेक ने अकेले पूरे देश का नक्शा बदल दिया। अगर आप कभी भी इंडोनेशिया जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि फूड डिलीवरी से लेके, पार्सल डिलीवरी से लेके, बुके डिलीवरी से लेके, इंश्योरेंस, पेमेंट, सब कुछ गोजेक के एप्लीकेशन पे हो रहा है। आप ये समझिए कि एक स्टार्टअप ने पूरे देश को बदल दिया। तीसरी कंपनी जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, उस कंपनी का नाम है पैलंटीर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। 2000 जब 911 का अटैक हुआ था तो पीटर थील, जो कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसका इस्तेमाल करके हम दोबारा कभी भी 911 जैसा अटैक ना होने दें। उसका नतीजा ये है कि उन्होंने पैलंटीर बनाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस्ड डेटा साइंसेस कंपनी है। पैलंटीर का इस्तेमाल करके अमेरिकन आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को ट्रैक किया था। और आप ये समझ सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कितना अमेजिंग हो सकता है। तो आई एम श्योर आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, और मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि आप अगर कॉलेज में हैं तो टेक्स्ट बुक्स जो है हमारे, वो काफी नहीं है आज की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। और खैर, ये सारी बातें एक तरफ, और कोविड-19 के बाद जो दुनिया होने वाली है वो एक तरफ, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो दुनिया होगी वो ऐसी होगी जो हमने ना देखी है ना हम समझ सकते हैं। ऑनलाइन, ऑनलाइन ओनली एंड ऑनलाइन फर्स्ट, यही सारी चीजें चलने वाली हैं, जहां पे बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी पहले, वो रहेंगी ही नहीं। नई जॉब्स निकलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, और चीजें बहुत बदल जाएंगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कैसे टेक्स्ट बुक के बाहर बढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने और एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे 3 बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। इनमें से एक को मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूंगा रायन से। रायन एक 3 साल का बच्चा था जब उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी डेवलप की। उसकी हॉबी क्या थी? उसकी हॉबी थी खिलौनों के साथ खेलना। बट खिलौनों के साथ खेलना तो कोई इंटरेस्टिंग यूनिक हॉबी नहीं है, लेकिन उसमें अलग क्या था कि रायन के पेरेंट्स ने ये समझा कि किस तरह से हम, दुनिया के अलग अलग पेरेंट्स ये इस समस्या से हर महीने जूझते हैं कि कैसे अपने बच्चे के लिए खिलौने खरीदें। आपको शायद पता होगा कि आज के टाइम पे खिलौने बहुत महंगे हो गए हैं। हैमलीज, फिशर प्राइस, ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने कस्टमर तक सही तरीके से पहुंच सकें। इसलिए
रायन के पिताजी ने उनके साथ मिलके एक चैनल शुरू किया, रायन टॉयज रिव्यू। शुरुआत के कुछ महीने तक ज्यादा रिव्यू नहीं आया, ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे रायन टॉयज रिव्यू बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। 2019 में जहां दुनिया भर में लाखों यूट्यूब चैनल्स हैं, रायन टॉयज रिव्यू वाज वर्ल्ड्स नंबर 1 हाईएस्ट प्रॉफिटेबल यूट्यूब चैनल। रायन टॉयज रिव्यू दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूट्यूब चैनल बन गया, जहां पे रायन के चैनल को टैक्सेस पे करने के बाद $21 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। दैट्स वंडरफुल, राइट? दूसरा जो एग्जांपल है वो है चूचू टीवी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है चेन्नई से। एक एंटरप्रेन्योर जिनकी शादी हुई और उनके बाद उनको एक बेबी गर्ल हुई। उन्होंने देखा कि ऑनलाइन यूट्यूब पे ज्यादा कंटेंट नहीं है बच्चों के लिए। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी जॉब छोड़ के एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, चूचू टीवी। और उस प्रोडक्शन हाउस के का असर देखिए, आज चूचू टीवी दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली यूट्यूब चैनल है बच्चों के लिए। उनके 5 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तीसरी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। बात है करीब 2011-12 की। मैं इंडियन एंजल नेटवर्क में काम करता था, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी एंजल नेटवर्क कंपनी थी। वहां पे हर महीने तीसरे सैटरडे को एंटरप्रेन्योर्स आते थे पिच करने के लिए। टिपिकली ऐसे लोग आते थे जो बहुत एक्सपीरियंस हो और अलग अलग आइडियाज पे काम कर रहे हो। लेकिन वहां पे मैंने देखा एक 16 साल का यंग एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया के साथ आया हुआ है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। उसने बताया कि किस तरह से वो एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता है और वो एक बड़े से आइडिया पे काम करना चाहता है। उसके पिच के बाद मैंने उससे बात की। अनफॉर्चुनेटली उसे उस दिन फंडिंग तो नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके सामने कोई प्लान भी नहीं था। उसका प्लान सिर्फ यही था कि मैं इस स्टार्टअप को बनाऊंगा और मैं इस समस्या को सॉल्व करूंगा। एक छोटे से गांव से आए हुए एंटरप्रेन्योर जिनके पास उस समय बहुत कम पैसे थे, आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनीज में से एक है। उनका नाम है रितेश अग्रवाल और उनकी कंपनी का नाम है ओयो रूम्स। एक छोटे से गांव रायगढ़ से शुरू हुआ रितेश का सफर आज दुनिया में पहुंच चुका है। रितेश दुनिया के दूसरे सबसे यंग बिलियनियर बन चुके हैं। तो ये सारी स्टोरीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ये कभी भी अगर सोचें कि मेरे पास शायद ज्यादा अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, या मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, या मेरे पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये सारी समस्याएं आपको सोचने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनीज बना सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा भारत के बारे में। भारत जो है आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2019 और 20 के एंड तक भारत शायद दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन जाए। 2017 तक भारत में 6000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप थे सिर्फ। 2019 में भारत में स्टार्टअप्स ने $14 बिलियन फंडिंग रेज की और 2020 तक ये सारे स्टार्टअप 1.8 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब मैं क्विकली बात करना चाहूंगा इंडियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न के बारे में। यूनिकॉर्न मैंने जैसे बताया ये $1 बिलियन से ज्यादा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। ये सारी कंपनीज यूनिकॉर्न क्लब की हैं। फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, इनमोबी, क्विकर, जोमैटो, ये सारी कंपनीज। बट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कहानी ये। 2018 में 6 नई कंपनीज यूनिकॉर्न बनी, पॉलिसी बाजार, फ्रेशवर्क्स, पेटीएम मॉल, बायजूस, ओयो। बट एक जो कंपनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है उड़ान। उड़ान के जो फाउंडर्स हैं वो पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे और उन्होंने देखा कि फ्लिपकार्ट B2C ई कॉमर्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल कस्टमर्स फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जो डिस्काउंट्स और ऑफर्स और कन्वीनियंस मिलता है, लोग अब ट्रेडिशनल बिजनेसेस के पास नहीं जाना चाहते हैं। उड़ान ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जहां पे वो लार्ज बिजनेसेस को सपोर्ट कर सके। उड़ान 3 साल के अंदर एक यूनिकॉर्न बन गया और ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की जिसके ऊपर पहले बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था। अब मैं बात करना चाहूंगा इनोवेशन के बारे में। इनोवेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम हर दिन करते हैं। हमारे टीचर्स कहते हैं थिंक इनोवेटिव, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बट इनोवेशन का मतलब क्या होता है? क्या इनोवेशन का मतलब होता है एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म बनाना जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता? क्या ये रॉकेट साइंस है? क्या ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है? नहीं, मेरे हिसाब से इनोवेशन का मतलब है एक बहुत बड़ी समस्या को देखना और उसका एक आसान उपाय ढूंढना, वो होता है इनोवेशन। मैं आपको बताने वाला हूं कि इनोवेशन क्या होता है और मेरे
कुछ फेवरेट इनोवेशंस क्या हैं? तो मैंने आपके सामने 6 एग्जांपल्स लाए हैं इनोवेशन के। सबसे पहली कंपनी का नाम है जिपलाइन। आज आई एम श्योर आप सब लोगों ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आपके पास आते होंगे कि मेरे एक फ्रेंड के रिलेटिव की तबीयत खराब है, उन्हें खून की जरूरत है, उन्हें इमीडिएटली खून चाहिए। ब्लड बैंक में खून अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल भी है तो आपको एक डोनेशन देना पड़ेगा, तब आपको ब्लड मिलेगा। ये समस्या भारत के साथ साथ कई अफ्रीकी देशों में भी है, और वहां हर साल लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है क्योंकि उनको सही वक्त पे खून नहीं मिलता। जिपलाइन एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जो ड्रोन के माध्यम से ब्लड डिलीवरी करती है। दूसरी कंपनी है जीरो मास वाटर। ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो खुले वातावरण से पानी बनाती है। उन्होंने एक ऐसी प्लेट डेवलप की है जिसके माध्यम से आप पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरी कंपनी है ब्लू रिवर टेक। आज दुनिया में कैंसर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसे लोग जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया, कभी शराब का सेवन नहीं किया, उन्हें भी कैंसर होता है। इसका कारण है हमारे खाने में मौजूदा पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। ब्लू रिवर टेक एक ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करके हर्बिसाइड के इस्तेमाल को 90% तक कम करती है। जो नेक्स्ट कंपनी में मैं आपको दिखाना चाहूंगा उसका नाम है टॉम्स। टॉम्स एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन शूज बेचती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें इतना इनोवेटिव क्या है? तो इसमें जो सबसे इनोवेटिव एंगल वो ये है कि हर बार जब कोई एक पेयर ऑफ शू ऑनलाइन खरीदता है टॉम्स पे, वो एक जूते की जोड़ी ऐसे बच्चे को डोनेट करते हैं जिसने कभी पहले जूता नहीं देखा हो। जो अगली कंपनी में बात करना चाहूंगा वो बिहार से है, और वो आज दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी में से एक है। इस कंपनी का नाम है हस्क पावर, और हस्क पावर राइस हस्क का इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाते हैं, और वो बिहार के ऐसे गांवों तक बिजली पहुंचाते हैं जहां पे लोगों ने बिजली पहले कभी देखी नहीं है। जो अगली कंपनी है वो उसका नाम है पेपर फ्यूज, और पेपर फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जिसको बनाने में 30 रुपए से भी कम की लागत आती है, और इसका इस्तेमाल करके आप मलेरिया, HIV और कई सारी बीमारियों का डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैं आपको बहुत क्विकली एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इनोवेशन अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये है जिपलाइन, और आप देखिए कि किस तरह से जिपलाइन ने एक इनोवेटिव अप्रोच इस्तेमाल किया है ब्लड डिलीवरी के लिए। Meet the company that's beating Amazon to drone deliveries. Zipline has already logged over 186,000 miles and completed more than 4,000 deliveries since 2016. The company has focused on delivering blood and life-saving medical products to hard-to-reach areas in Rwanda, but will soon expand to other developing nations and even the US. The service that Zipline provides allows any doctor or nurse anywhere in the country to basically send a text message and get the product that they need 15 to 30 minutes later. Like traditional logistics companies, Zipline is paid per delivery. Its drone system is 4 times faster than the average quadcopter and can serve an area 200 times as large. 1/3 of the deliveries in Rwanda were for life-critical situations. If a patient shows up at one of the hospitals and happens to need a transfusion of that blood type, Zipline actually can deliver that specific product from our distribution center to the hospital so quickly that the patient actually doesn't know that the product wasn't stocked at the hospital to begin with. Here's how it works. When that text message is received at the distribution center, we will immediately take that product out of our central store, load it into a box, and then that box gets placed into one of our Zips, which is one of these autonomous aircraft. Once loaded, the drone is catapulted into the air on a launcher using military-grade GPS. The drones navigate to the healthcare centers that Zipline serves and drop their package from the air on a paper parachute before returning to the distribution centers. We're actually using an active recovery system that takes inspiration from an aircraft carrier. We're actually tracking the plane with about centimeter level accuracy, and we can pluck the plane out of the air and then basically swing it down so that our flight operators can immediately grab it, load a new package, and launch it again. Zipline will start making deliveries in the US this year as part of an FAA pilot program. The company says that it has already partnered with a number of healthcare systems, states, cities, and research institutions in the US. Learning from Rwanda's example, the US is now moving really quickly to show how this kind of technology can save lives and be commercialized here in this country. What's exciting is that Zipline's second generation aircraft and second generation distribution center are coming online in the next month, and they're going to make it possible for us to go from serving a small country like Rwanda at limited scale to a much larger country like the US at a scale of hundreds of millions.
सो अब हम बात करेंगे स्टार्टअप फंडिंग के बारे में, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्रूशियल है, और आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे। हम सब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये होता क्या है। जब इसकी शुरुआत से पहले मैं आपको बहुत जल्दी अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैंने 2010 से 13 तक इंडियन एंजल नेटवर्क के साथ काम किया, जो कि भारत की सबसे बड़ी एंजल नेटवर्क संस्था है। उसके बाद एक कंपनी है इनोवेंट, जिसके साथ मैंने काम किया, उन्हें हेल्प किया लॉन्च करने में उनका सोशल इंक्यूबेशन सेंटर। इनोवेंट एक यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड इंक्यूबेशन सेंटर है। उसके बाद मैं हांगकांग चला गया। हांगकांग, मुंबई, पुणे में मैंने काम किया क्रॉस बॉर्डर एंजल्स के साथ, जो कि एक इंटरनेशनल एंजल नेटवर्क है। और 2014 से 17 तक मुझे मौका मिला नास्कॉम 10,000 स्टार्टअप के साथ काम करने का। और आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग समय था, क्योंकि इस दौरान मैं भारत के अलग अलग बड़े छोटे शहरों में गया और मैंने देखा कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स भारत को बदल रहे हैं। पिछले 5 सालों में मुझे मौका मिला है करीब 1,50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देने का, और साथ ही साथ 5,000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेन करने का। इन सारे सालों का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ कोशिश करूंगा शेयर करने का। आई एम श्योर आप लोगों के लिए थोड़ा फायदेमंद होगा। सबसे पहले आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इंफोग्राफिक पिक्चर है फंडर्स एंड फाउंडर्स की तरफ से। अगर हम स्टार्टअप बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में आज से आने वाले 1-2 सालों में क्या होने वाला है। और इसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। अगर आप आज ई कॉमर्स कंपनी बनाने की कोशिश करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ई कॉमर्स सेक्टर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग है। तो क्या इसका मतलब आप ई कॉमर्स नहीं बना सकते? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ई कॉमर्स के अंदर ऐसे कौन से चीजें हैं जो मिसिंग है, जो कि सेकेंड एलिमेंट है इसका, व्हाट इज मिसिंग इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें आज एक स्टार्टअप जिसका नाम है संडे, वो सिर्फ मैट्रेस बेचते हैं अपनी वेबसाइट पे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बेचते हैं। एक स्टार्टअप है क्राफ्ट्सविला, जो इंडियन एथनिक वेयर बेचते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखें डिलीवरी और शैडो फैक्स, ये बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग कंपनी जो ई कॉमर्स इनेबल करते हैं। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो वहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो है डिलीवरी और पूरी लॉजिस्टिक्स की चेन को सपोर्ट करना। तो अगर आप ई कॉमर्स की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक और कंपनी बनाएं। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मिसिंग पीस है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कई नई टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में आपको ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। अगर आप देखें इस लॉकडाउन के दौरान कई सारी कंपनी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, जैसे कि लूडो किंग गेम के लिए, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, स्विगी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए। तो आप देखें कि जिस कंपनी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो कंपनी काफी जल्दी स्केल कर सकती है। Ravi, I think your screen share is off. It is off. Yeah. Okay, I was sharing it continuously. Okay, I'm so sorry. I hope it's visible. Yeah. Okay, so this is the image I was talking about, where I spoke about how to live in the future, what is missing in the world, and then you have to write it down. I'll skip this and we'll go to the next segment. तो अगर हम बात करें स्टार्टअप बनाने की, तो स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टीम। पिछले 11 साल में मैंने कई सारे स्टार्टअप्स की फंडिंग होते हुए देखी है, कई सारे स्टार्टअप्स को खुद सपोर्ट किया है, $0 से $1 मिलियन, $100 मिलियन तक पहुंचने में। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इन सारे स्टार्टअप्स में, वो होती है टीम। अब टीम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जब इन्वेस्टर्स आपकी टीम को देखते हैं, वो ऐसी टीम में बेट करना चाहते हैं जो अपनी स्किल को कॉम्प्लीमेंट करें ईच अदर। अगर एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है तो उसमें एक मार्केटिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो सेल्स एक्सपर्ट होना चाहिए। तो आखिर एक ड्रीम टीम दिखती कैसी है? कुछ इस तरह की। आई एम श्योर आप सब लोग इसे जानते हैं, ये पिक्चर काफी पॉपुलर है। ये है हमारे फेवरेट एवेंजर्स। तो अपने आप में सारे सुपर हीरोज काफी पावरफुल हैं, लेकिन जब तक ये साथ नहीं आते तब तक ये एवेंजर्स नहीं कहलाते, क्योंकि ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट को, स्किल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ये काफी जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, खास करके यंग एंटरप्रेन्योर्स को, आप ये ना समझें कि स्टार्टअप एक और नई
अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह से गवर्नमेंट स्टार्टअप पे ज्यादा पुश कर रही है, आप कभी ये ना समझे कि गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जिसका मैं फायदा उठाऊं। आप कभी भी कोई स्टार्टअप इसलिए ना बनाएं क्योंकि आपको फंडिंग की उम्मीद है। इनफैक्ट कई सारे लोग ये सोच के स्टार्टअप बनाते हैं क्योंकि योर स्टोरी पे हर जगह आर्टिकल्स आते हैं कि किस तरह से स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, मैं भी एक स्टार्टअप बनाऊंगा मुझे भी फंडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। आपको ये समझना काफी जरूरी है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपकी बिजनेस में ग्रो करने के लिए, बिल्कुल, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको पैसे देंगे ताकि आप अपनी कंपनी का प्रोटोटाइप बना सकें, मार्केट वैलिडेशन कर सकें, लॉन्च कर सकें। ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अगली चीज, अब आई एम श्योर आप सब ये बात समझ गए हैं कि इन्वेस्टर्स किस लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उस लेवल तक पहुंचना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है आपको अपने प्रोटोटाइप को बनाने में से 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लगे। वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे? इसके 3 बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, बूटस्ट्रैपिंग। नंबर 2, फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर्स। नंबर 3, बिल्ड मैजिकल प्रोडक्ट्स। अब ये क्या चीजें हैं, मैं इनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला, बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सस्टेनेबल मेथड है स्टार्टअप बनाने का। बूटस्ट्रैपिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी कंपनी बनाएं, उसे शुरू करें, उसे अगले लेवल तक ले जाएं। मैं आपके सामने फिर से कुछ कहानियां शेयर करना चाहूंगा। Media.net, भवीन और दीप तुरकिया, ये 2 भाई हैं, इन्होंने ये कंपनी शुरू की जहां पे वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एग्रीगेशन करते थे ताकि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन ऐड दिखा सकें। उन्होंने बूटस्ट्रैप करके इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया कि कुछ साल पहले ये कंपनी ऑलमोस्ट $1 बिलियन में एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदी। दूसरी कंपनी है कोलकाता की, बहुत इंटरेस्टिंग। इसके फाउंडर मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनका नाम है मिस्टर पल्लव नथानी। उनकी कंपनी का नाम है फ्यूजन चार्ट्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्टिंग सॉफ्टवेयर बनाती है। आज फ्यूजन चार्ट्स का इस्तेमाल व्हाइट हाउस, फेसबुक, गूगल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, और इन्होंने ये कंपनी बूटस्ट्रैप करके अपने शहर कोलकाता से बनाई थी। कुछ महीने पहले, आई थिंक लास्ट महीने, फ्यूजन चार्ट्स अक्वायर हो गई। जो अगली कंपनी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, उस कंपनी का नाम है स्पैंक्स। स्पैंक्स एक शेप वेयर कंपनी है जहां पे बेसिकली महिलाओं के लिए ये शेप वेयर बनाए जाते हैं। जिस एंटरप्रेन्योर ने स्पैंक्स बनाया, वो एक फैक्स मशीन बेचने का काम करती थी। जब वो अलग अलग ऑफिस में जाती थी तो उन्हें अपनी बॉडी से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था कि शायद मुझे शेप में रहने की जरूरत है। उन्होंने अपने पास जो कुछ पैसे बचे थे उससे उन्होंने स्पैंक्स बनाया। आज स्पैंक्स दुनिया की सबसे बड़ी शेप वेयर कंपनी है। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है किस तरह आप बूटस्ट्रैपिंग के माध्यम से कंपनी बना सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास शायद बूटस्ट्रैपिंग के लिए पैसे ना हो। उनके लिए अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर्स। फ्रेंड्स, फैमिली, आई एम श्योर आप समझते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप उनको कन्विंस करें, उनको अपना आइडिया समझाएं, आई एम श्योर वो आपकी बात समझेंगे। और एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को अपना आइडिया ना समझा पाए, उनको कन्विंस ना कर पाए, तो जब आप मार्केट में जाएंगे जहां पे आपको कोई नहीं जानता है, क्या आप अपना आइडिया कन्विंस कर पाएंगे, क्या आप अपना आइडिया पिच कर पाएंगे? ये सवाल भी पूछना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक अगर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अदर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहला है इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो आई थिंक जिस तरह से आई हब गुजरात में इंक्यूबेशन का काम कर रहा है, उसी तरह से कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं पूरे भारत में, जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग वर्टिकल्स में मेंटरिंग, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फंडिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। अर्ली स्टेज पे सीड फंडिंग, आप उनका इस्तेमाल उठा सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से एक और स्कीम है जिसका नाम है निधि EIR, एंटरप्रेन्योर रेसिडेंस। बेसिकली अगर आप एक टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं, आपको हर महीने अप टू 35,000 रुपीज तक की स्कॉलरशिप मिलेगी ताकि आप अपने स्टार्टअप पे काम कर सकें। अगली जो चीज है वो है बिजनेस प्लान इवेंट्स। आज भारत के अलग अलग कॉलेजेस में बिजनेस प्लान इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आप इन इवेंट्स पे लाखों लाख रुपए तक रेज कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। अगली चीज है क्राउड फंडिंग। आई एम श्योर कई सारे लोगों ने नाम सुना होगा। आज दुनिया के जो सबसे 2 बड़े प्लेटफॉर्म है वो है किक स्टार्टर और इंडीगोगो। प्राइमरली अगर आप कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आप कोई स्मार्ट वॉच बना रहे हैं या आप कोई हार्डवेयर सोल्यूशन बना रहे हैं, आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे जाके
वहां अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके क्राउड से फंडिंग ले सकते हैं। दो इंडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है वो है केटो और विशबेरी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिल्ड मैजिकल प्रोडक्ट्स। अब अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल ऑकुलस, एक 17 साल का यंग बच्चा कैलिफोर्निया में अपने पापा के गराज में उसने एक हार्डवेयर बनाया, वो कंपनी इतनी पॉपुलर हो गई कि इससे पहले कि वो अपना एक डिवाइस बना पाता उसे फेसबुक ने $2 बिलियन में खरीद लिया। कंपनी का नाम है ऑकुलस और ये एक बहुत बड़ी ऑगमेंटेड रियलिटी कंपनी है, वर्चुअल रियलिटी कंपनी है, सॉरी। मैजिक लीप एक ऑगमेंटेड रियलिटी कंपनी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रही है एआर फील्ड में। अभी तक उन्होंने काफी फंडिंग रेज कर ली है, अभी उनका एक्चुअल प्रोडक्ट आना बाकी है। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है तो फंडिंग के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आई कैन कीप ऑन गोइंग, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं आपके साथ ये ईमेल आईडी शेयर करता हूँ। आप फेसबुक या लिंक्डइन पे मुझे पहुंच सकते हैं, रवि रंजन, ये मेरी कंपनी का नाम है। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एट एडवांस स्टेज, बट मेरे हिसाब से आज अर्ली स्टेज स्टार्टअप पे हमने बात की और मेरे हिसाब से आज जो ऑडियंस है वो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप की है। तो I think we are now open for question. I would request Hiranmay to see if there are any questions which we need to answer right now. Wonderful, Ravi. I was just glancing through the question. One question is Dr. Gayatri Bhatt is asking, some of the examples that you gave are technology oriented. Can you give also some non-technology startup examples? Sure. I mean, non-technology में भी बहुत सारे, there are a lot of examples in non-tech across the world. I would like to talk about one very interesting company. So after leaving NASSCOM, I run a strategy consulting company which is called Starting Up with Ravi Ranjan, where I work with some of the top state governments, large corporates, colleges, angel networks, and chambers. One of my largest client is Venture Catalyst, which is one of the largest angel network in the world, number 7 in the world, number 1 in the country. We invested in a company called Om Bhakti. Now, Om Bhakti is very, very interesting. What they do, I think, is it okay if I answer this in Hindi? Yeah. Sure. So Om Bhakti is a very interesting company. Om Bhakti, उन्होंने एक ऐसे मार्केट को फोकस किया जिसपे आज तक किसी ने शायद कोशिश नहीं की। भारत में हर दिन करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूजा करते समय एक बत्ती जरूर जलाते हैं, और वो दोनों वक्त जलाते हैं, सुबह और शाम में। तो कितने लोग हो गए? 100 करोड़ लोग हो गए, 100 करोड़ बत्तियां। ओम भक्ति ने जो बत्ती होती है दीप जलाने के लिए, उसको उन्होंने ऑटोमेट किया प्रोसेस को। वो अपने प्लांट में ऑटोमेटेड तरीके से बत्तियां जला के उनको बेच रही हैं, और ये $20 बिलियन का मार्केट है। ओम भक्ति आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, और ये एक एग्जांपल है किस तरह से नॉन टेक कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है। दूसरी कंपनी का मैं जो एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे 2 फ्रेंड हैं, सागर दरियानी और विनोद होमगई। दोनों कोलकाता के रहने वाले हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, और दोनों को कॉलेज के बाद मोमोज खाने का बहुत शौक था। आई डोंट नो हिरन में गुजरात में मोमोज पॉपुलर है या नहीं, ईस्ट इंडिया में तो बहुत ईस्ट में बहुत पॉपुलर है, नॉर्थ में बहुत पॉपुलर है। उन्होंने ये देखा कि मोमोज का जो मार्केट है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, हाइजीन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं किए जाते। उन्होंने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक स्टॉल शुरू किया साउथ कैलकाटा में। आज उनके भारत में 400 से ज्यादा स्टॉल्स हैं, और उनकी कंपनी की वैल्यू जो 30,000 में उन्होंने शुरू की थी, उसकी वैल्यू आज करीब 1200 करोड़ रुपए है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं नॉन टेक सॉल्यूशंस का, किस तरह से नॉन टेक में 2 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हिरन में। वंडरफुल। ये जो आपने स्किल की बात कही शुरू में, स्किल गैप्स रहती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक प्रोडक्ट या सोल्यूशन बनाना एक सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स का ये कहना है कि मान लो कि मेरे पास वो स्किल नहीं है प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन मेरे पास जज्बा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो कैसे ढूंढूं कि कौन से पार्टनर या को फाउंडर बनाना है कि जो मेरे को प्रोडक्ट बनाने में मदद कर सके? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एंटरप्रेन्योर के पास होता है जब वो कंपनी शुरू करते हैं। इसके 2 आंसर्स हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो पार्टनर चाहिए, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में 2 ऑप्शन है। एक, आप अपनी पूरी टेक्नोलॉजी जो कंपोनेंट है जो आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या ERP या एप्लीकेशन, आप उसे किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी को आउटसोर्स कर सकते हैं। दूसरा, आप एक
टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को अपनी टीम में को फाउंडर बनाइए ताकि वो आपके साथ मिलकर काम कर सकें। अब आप उन्हें ढूंढेंगे कैसे? इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला, अपने फ्रेंड्स को देखिए, आपके कॉलेज में आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो शायद आज बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हो, वो पार्ट टाइम आपकी मदद कर सकते हैं एटलीस्ट ये समझने में कि आपको किस तरह का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना हो। उसके बाद आप लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढने के लिए इवेंट्स पे जाइए। अलग अलग स्टार्टअप इवेंट्स जो होते हैं वहां पे लाइक माइंडेड लोग आते हैं, वहां पे आप उनसे मिलकर अपना आइडिया पिच करिए और आप देखेंगे कि किस तरह से वो आपकी कंपनी में जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है पेस्टो टेक। पेस्टो बेसिकली टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। ऐसे इंजीनियर्स जिनके पास 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो उन्हें एक प्रोग्राम के थ्रू ले जाते हैं और उन्हें फिर उनकी जो एग्जिस्टिंग सैलरी है उस पर 30 से 40% का ग्रोथ देते हैं। पेस्टो में जो एक इन्वेस्टर थे वो थे राहुल जैमिनी, स्विगी के को फाउंडर। स्विगी आज एक यूनिकॉर्न है, $3 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है। पिछले हफ्ते राहुल ने स्विगी छोड़ के पेस्टो ज्वाइन कर लिया एज ए को फाउंडर। अपने आप में ये बहुत बड़ी न्यूज है, पूरी इंडस्ट्री में इसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो पेस्टो के फाउंडर थे वो राहुल को ये कन्विंस कर पाए कि जो हमारा आइडिया है वो बहुत बड़ा है, और इसकी वजह से राहुल ने ऑलरेडी एक $3 बिलियन कंपनी को छोड़ के पेस्टो ज्वाइन कर लिया, जो कि एक स्टार्टअप है। बढ़िया है। मैं इस बीच में नागराजन सर, कमिश्नर हायर एजुकेशन, हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं। नागराजन सर, मैं आपको वेलकम करता हूं। डिस्पाइट योर बिजी शेड्यूल यू कुड मेक इट टू रवि सेशन। ये आज हम रवि के साथ ये बात कर रहे हैं कि शुरुआती दिनों में आइडिया को प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। तो गुजरात सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं और जो गवर्नमेंट लेड सपोर्ट है उसके बारे में आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। Thank you, Hiran bhai. It is my pleasure to join once more in this webinar series, and I'm happy to have very enthusiastic, knowledgeable, and quite international exposure wale speaker, Mr. Ravi Ranjan. So glad to have you, Ravi, here. Though I did not join on Zoom, I was hearing the speech on Facebook right from all the presentations and the excellent startups that you have showcased. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स आपने दिया है जो हमारे लोगों के लिए यूजफुल भी है, एट द सेम टाइम उन्होंने नहीं देखा है या शायद उनके लिए नया भी लगता हो। एंड जिपलाइन से लेके हर एक चीज बहुत ही मजा आया देखने में कि ऐसे भी काम दुनिया में हो रहा है तो हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इसी एंगल में हम लोग ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको और अपॉर्चुनिटी देने की ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी में। लाइक यू सेड, द एंटरप्रेन्योर्स विल नॉट फंड फॉर द आइडिया, but we are the people who are funding the idea. We are there to fund the ideas to make it into a POC to product, और उसके बाद उनको जहां जाना है, जो वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल की जो इकोसिस्टम है, एंजल है, सीड इन्वेस्टर्स हैं, गुजरात में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, उनके पास वो जा सकते हैं। हम तो माता यशोदा की तरह काम करेंगे कि भगवान बालकृष्ण आए, उसको बड़ा करके उनके यहाँ पे भेज दें, वो दुनिया हासिल कर सके। तो ये रोल है, ये आई हैव कर रहा है। और हिरण भाई तो ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल बहुत साल से प्ले कर रहा है और आई हब के थ्रू भी वही करेंगे। उनका तो वही रहा है और आई हब और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम बहुत अच्छा काम इसलिए हो रहा है। और वी आर हैप्पी टू हैव यू बिकॉज यू आर ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। उसको आपने बहुत ही ये करके एकदम कम अमृत बना के आज खिलाने को ट्राई किया है, तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा भी आप हमसे जुड़ते रहेंगे ऐसी मेरी आशा है, एंड यू विल कीप इन टच बेस विद अस, एंड कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम करते रहेंगे। गुजरात गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट को एक गवर्नमेंट की तरीके से या एक प्रोजेक्ट की तरीके से नहीं देखता है, बट एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल फॉर द यूथ, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरीके से ही देखता है। और इकोसिस्टम में जो भी गैप्स है उसको फिलअप करने के लिए आई हैव ट्राई करेगा। एंड वी हैव वेरी रेगुलर पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस ऑन Zoom एंड Facebook, सो हमको भी एक इंस्पिरेशन रहता है कि नहीं, आज का सेशन को और हम कैसे अच्छा बनाए। हम क्वालिटी एक भी सेशन में कम भी नहीं करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक वी शुड टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस बिकॉज पीपल वुड बी glad or waiting to hear from Ravi. Thank you so much. It was wonderful hearing from you. I would like to spend just 1 minute. So from 2014 to 2017, 2018, I have got an opportunity to work with the central government, the Prime Minister's office, when the Startup India policy was being written. We had the opportunity to work with the Prime Minister's office on writing the policy. And one thing which I would like to say here, especially about Gujarat government, while
other state governments are also trying a lot of things. This one particular initiative, which is iHub, and before that I've also been in touch with CIIE at IIM Ahmedabad and a couple of other incubators. I would like to just mention one thing, that somehow business and entrepreneurship runs in the veins of every person in Gujarat, and a support and initiative like this would only enable it further, where startups, see, the biggest challenge for an entrepreneur is to launch the product, to build the prototype. If they get support at that stage, after that there are angel investors and VCs and people who are queued up to invest in them. I think you are taking care of that one piece, the first piece, which is the most crucial. So I would like to take this opportunity to congratulate and thank you and Gujarat government for this initiative. Thank you so much. Yeah, thank you. रवि, जो आपने कहा, आपकी माध्यम से मैं पार्टिसिपेंट्स को कम्युनिकेट करना चाहूँगा, ये जो पॉलिसी है स्टूडेंट स्टार्टअप्स इनोवेशन का, ये 2017 जनवरी में चालू हुआ, और उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको हम रोल आउट कर रहे हैं, और अभी तक 3000 टीम्स को एवरेज 2 लाख का प्रोटोटाइपिंग फंड्स मिले हैं, और उनमें से 380 से ज़्यादा टीम्स ने अपने एंटरप्राइजेस बना चुके हैं, और उनमें से करीब 50 टीम्स ऐसे हैं जिनका आज की तारीख में रेवेन्यू $1 मिलियन से ज़्यादा है। ये रेवेन्यू पॉजिटिव स्टार्टअप्स हैं, और मोस्ट ऑफ देम्स आर नॉट कॉपी कैट बिजनेस और पर्सनल बिजनेस मॉडल. मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्विंग इंडियन प्रॉब्लम्स इन अ वेरी वेरी लोकलाइज्ड मैनर. तो ये एक गुजरात का एक यूनिक मॉडल आप कह सकते हो कि ये सिर्फ वेस्टर्न एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, बट हम लोग अपने वर्जन्स में, अपने लोकलाइज्ड कंटेक्स्ट में इसको कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए. प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजू शर्मा मैडम और ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन इस चीज को रेगुलरली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीजों को आगे ले सकते हैं. और अथॉरिटी लाइक नागार्जुन सर, who sits in the board of iHub and also the director of higher education, the commitment from the top in the state is a huge accelerator for the entire movement. तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है बाकी राज्यों में. आपके इतने सारे राज्यों में इकोसिस्टम्स की साथ जुड़े हुए हैं, तो गुजरात के लिए एक बड़ा एडवांटेज रहा है. और दूसरी चीज, ये जो इनोवेशन हब प्रोजेक्ट है और स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी है, इसका एक बहुत क्लियर कट गोल ये है कि हम इनोवेशन पाइपलाइन को चौड़ा करें, उसको बढ़ाएं, और क्वालिटी इनोवेशंस को एंटरप्रेन्योरशिप पाइपलाइन में फ्लश करें. तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम रहा है और काफी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ है. तो आपको डेफिनेटली जान के खुशी होगी कि ये जो मॉडल है, नाउ इट हैज बीन रेप्लिकेटेड इन मल्टीपल स्टेट्स आल्सो. हैविंग सेड दैट, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू. मीनवाइल आई विल टेक वन क्वेश्चन फॉर यू रवि. somebody is asking, अगर मान लीजिए मेरा प्रोटोटाइप का ग्रांट हो गया, 5-10 प्रोडक्ट भी बना लिया, अब मुझे अगर फॉर्मल बिजनेस में जाना है तो एमएसएमई के लिए सुविधा मिलता है. अगर आप रजिस्टर्ड एमएसएमई हो, आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास कैपिटल कोलैटरल्स हैं, लेकिन वो जो बीच का फेज होता है जहां आपने 10-20 पीसेस प्रोडक्ट बेच दिया या 10-20 कस्टमर बना लिए और एक फुल फ्लेज क्लाइंटेल, उस बीच में जो जर्नी होता है, वहां फाइनेंशियल नीड को कैसे मिटिगेट करना है? Sure, definitely. That's a very good question, और मैं इसका आंसर करना चाहूंगा. बट बिफोर मैं आंसर करूँ इस क्वेश्चन का, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भारत में एक समस्या जो है वो इनोवेशन से मार्केट जो रेडीनेस है वो बहुत बड़ा चैलेंज है. टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा इशू है, और इस वजह से मैं बहुत सारे ऐसे इनोवेटर से मिलता हूँ जिनके पास 10-20-25 पेटेंट्स हैं, उन्होंने 5-6 प्रोडक्ट बना लिए. अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता, अगर आता भी है तो पॉपुलर नहीं हो पाता. यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टिपिकल इनोवेशन है और जो स्टार्टअप है वो थोड़ा सा डिफरेंस है. स्टार्टअप में क्या होता है कि पेटेंट का वेट नहीं करते हैं, स्टार्टअप में इनोवेशन का वेट नहीं करते. स्टार्टअप में आप एक प्रॉब्लम देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम आज बात करें, कोविड-19 के दौरान सबसे बड़ी समस्या है वेंटिलेटर्स की कमी. वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए अब बहुत सारे स्टार्टअप्स ने बहुत यूनिक सोल्यूशन दिए. उसमें से एक सोल्यूशन जो बहुत यूनिक आ रहा है वो है वेंटिलेटर स्प्लिटर. इसका मतलब ये है कि एक ही वेंटिलेटर के जो वेंट है उसको आप 4 हिस्सों में बांट के उसको अलग अलग कंट्रोलर के माध्यम से 4 पेशेंट को आप इंट्यूबेशन के माध्यम से ऑक्सीजन दे सकते हैं. आप ये समझिए कि इसके माध्यम से आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं. ये एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है इनोवेशन का, जो कि बहुत ही रियल टाइम में होता है. जो एक्चुअल सवाल है जिसका आंसर मैं आप देना चाहूंगा कि अगर आपके पास फंड की प्रॉब्लम है, अगर आप B2B में काम कर रहे हैं, आपके पास 10, 12, 20, 25 पेड क्लाइंट हैं, तो 2 ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप फंडिंग रेज कर सकते हैं. अगर आपका आइडिया यूनिक है, इस
स्टेज पे जहां पे आपके पास 15 से 20 B2B क्लाइंट हैं, आप किसी भी एंजल नेटवर्क को अप्रोच करेंगे, वो आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी कंपनी में। दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो B2C है, उसमें आपके नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आप एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग रेज कर सकते हैं। बैंक्स के पास भी लोन की सुविधा उपलब्ध है, बट टू बी ऑनेस्ट स्टार्टअप जो है वो बैंक से कभी भी लोन नहीं लेना चाहेंगे। स्टार्टअप टिपिकली बैंक से लोन नहीं लेते हैं। अगर स्टार्टअप कभी डेट फंडिंग लेते भी हैं तो वो वेंचर डेट ही लेते हैं, वो नॉर्मल रेगुलर डेट नहीं लेते हैं, क्योंकि आपके पास कोई कोलैटरल नहीं है दिखाने के लिए, आपके पास एसेट नहीं है दिखाने के लिए, आपके पास सिर्फ एक आइडिया है और मे बी आपके पास एक लाइन ऑफ कोड है, आप उसको दिखा के बैंक से लोन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए जो इस इनोवेशन को समझें और उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। मैं एक एग्जांपल फिर से देना चाहूंगा बहुत क्विकली। आज 2020 में ई स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, अगर आप ई स्पोर्ट में काम करेंगे तो ई स्पोर्ट 2025 तक जो रेगुलर स्पोर्ट्स हैं उसके बराबर का आ जाएगा। पूरी दुनिया में म्यूजिक, वीडियो, फिल्म्स का रेवेन्यू कंबाइन करेंगे, ई स्पोर्ट्स उससे कहीं ज्यादा लेवल पे काम करता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। नंबर वन, हाउ टू बिल्ड समथिंग फॉर फ्यूचर एंड हाउ टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी एट एन अर्ली स्टेज। इफ यू डू दैट, आज इनफैक्ट इस इवेंट से पहले एक और पिचिंग इवेंट था जहां पे एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, भारत, एक इंडियन ने शुरू की है, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग है $1 मिलियन, 3 दिन के अंदर उनकी पूरी डील सब्सक्राइब हो गई। लोग अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें भी इन्वेस्ट करने दो, लेकिन उनके पास जगह नहीं है। तो अगर आप ऐसी सोल्यूशन बनाते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। और जस्ट लास्ट थिंग, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत क्लोज है मेरे काम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन टेक फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वहां पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे उनको सॉल्व कर सकें। किरण में अभी एक सवाल है, विजय त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं फेसबुक लाइव में कि इस देश का सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर है, ठीक है, और एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा हमारा इकोनॉमी का बेसलाइन भी है। तो पूछ रहे हैं कभी यूनिकॉर्न एग्रीकल्चर की फील्ड में बनेगा क्या, और एग्रीकल्चर के फील्ड में ऐसी कोई बड़ी स्टार्टअप बनी है क्या अभी तक, जिसको उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कंपनी बिहार की, कंपनी का नाम है देहात। देहात ने अभी कुछ महीने पहले मिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग रेज की। अगर आप मुझे 2 सेकंड दे, मैं आपको बता दूंगा देहात ने कितनी फंडिंग रेज की आज तक। देहात ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। बेसिकली ये फार्म टू, उन्होंने $12 मिलियन की फंडिंग रेज की है अप्रैल 2020 में। लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान उन्होंने फंडिंग रेज की है। दूसरी कंपनी है क्रॉपिन, जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। तीसरी कंपनी है फार्म वेदर्स, जो फार्मर्स को वेदर अपडेट देती है रियल टाइम में। ये 3 कंपनीज हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और ये तीनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 3 चीजें हैं जो आज आप कर सकते हैं। नंबर 1, प्रिसीजन फार्मिंग। नंबर 2, सॉइल टू किचन। नंबर 3, एग्रीगेशन एंड मार्केट प्लेस। आज भी 2020 में भी आज किसान को उसकी उपज का पैसा नहीं मिल पाता है जो उसे मिलना चाहिए। क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है और इन्वेस्टर्स वुड लव टू इन्वेस्ट इन अ फार्मिंग कंपनी। वंडरफुल। एक सवाल आपके लिए है कि एजुकेशन के फील्ड में स्टार्टअप्स की क्या सिचुएशन है और किस तरीके से काम हो रहा है? एडटेक बहुत बड़ा फील्ड है। रिसेशन आएगा तो 3 चीजें हमेशा चलेंगी। FMCG विच इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, दूसरा है मेडिसिन विच इज हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल, तीसरी है एजुकेशन। चाहे कुछ भी हो जाए, एजुकेशन हमेशा चलता रहेगा। और भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है और 2021 तक भारत की 50% से ज्यादा आबादी यंग लोगों की होगी, एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है। एजुकेशन में 3-4 चीजें हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं। नंबर 1, हाउ टू ब्रिंग ऑनलाइन एजुकेशन एंड मेक इट मोर इफेक्टिव। नंबर 2, हाउ टू एम्पावर एग्जिस्टिंग टीचर्स। तो ट्रेन द टीचर्स बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसमें अभी बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तीसरी चीज है टू यूज टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग क्लासरूम टू स्मॉल रूरल प्लेसेस। 2 एग्जांपल में देना चाहूंगा। एक कंपनी है अनअकैडमी और दूसरी कंपनी है परीक्षा। परीक्षा में हमने इन्वेस्ट किया है। परीक्षा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोग बिना कोचिंग जाए वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड है जहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी तक इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ है। आज भी भारत के 70% से ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते और उसकी वजह से उन्हें समस्याएं होती हैं। क्या आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोगों को इंग्लिश की ट्रेनिंग दे सके? अगर हाँ, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल।
अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि कई बार हम लोग स्टार्टअप्स को एक शहरी फिनोमिनन मान के रह जाते हैं, जैसे कि अर्बन कॉन्टेक्स्ट में है या बड़े बड़े शहरों में होता है। कोई रूरल यूथ या रूरल युवकों ने कुछ अच्छे स्टार्टअप्स के उसको उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अनफॉर्चुनेटली गांव में अभी तक स्टार्टअप बन नहीं रहे हैं, लेकिन गांव के लोग हैं जो स्टार्टअप बना रहे हैं। इसका एक कारण है। कारण इसका ये है कि एक बड़े स्टार्टअप को बनाने के लिए आपको इकोसिस्टम की जरूरत होती है। अगर हम गुजरात की बात करें तो हमारे पास आई एम श्योर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो राजकोट, जो कच्छ, जो अलग अलग छोटे गांव से हैं। लेकिन आप जब बात करते हैं इंक्यूबेशन की, आप बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की, आप बात करते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट की, आप बात करते हैं मेंटोर्स की, आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वो उपलब्ध है अहमदाबाद में या सूरत में या वडोदरा में। इस वजह से क्या हुआ कि भारत में जो सारे स्टार्टअप्स हैं वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, अगर आप देखें अमेरिका में भी तो ज्यादातर स्टार्टअप सिलिकॉन वैली में है, जर्मनी में बर्लिन में है, यूके में लंदन में है, यूएई में है स्टार्टअप, इसराइल में है। होता क्या है कि एक इकोसिस्टम धीरे धीरे मेच्योर होने लगता है, लोग वहां आने लगते हैं जहां पे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टीयर 2 और टीयर 3 में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज अगर आप देखें तो ज्यादातर 50% से ज्यादा जो फाउंडर है वो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से आते हैं हिरण में। पंचाल पूछ रहे हैं, व्हाट वुड बी द आइडियल वे टू रेज फंड टू कन्वर्ट आइडिया टू प्रोटोटाइप? So idea to prototype, I think SSIP and iHub is already doing something. आपने सही जवाब दे दिया कि उसी काम के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। Exactly. और वो जो गैप है उसी को मिटिगेट करने की नागार्जुन सर की और बाकी टीम काम कर रहा है कि ये एक बहुत बड़ा गैप था। लोगों के पास वेंचर कैपिटल फंड अवेलेबल थी, बैंक लोन देने के लिए तैयार था, सब बोलते थे कि आप अपने प्रोडक्ट दिखाओ, कस्टमर दिखाओ, और इसकी गैप को कोई मिटिगेट नहीं कर रहा था। और ये गैप पिछले कई दिनों से थी। इसी को फुलफिल करने के लिए हमने ये स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी बनाया, जिसके तहत हर साल हम 1000 लोगों को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए देते हैं। और अभी हमने तो पॉलिसी डिसीजन लिया है कि मोर देन दैट भी देंगे अगर आपको जरूरत है प्रोटोटाइप बनाने के लिए। सो दैट्स आंसर फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड, रवि, फ्रॉम योर साइड? No, I think one of the most important thing depends which state you are in right now. For example, अगर आप गुजरात में हैं तो आई थिंक आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई करिए। अगर आप गुजरात में नहीं है, आप देखिए क्या आपके राज्य में ये चीजें उपलब्ध हैं। अगर नहीं तो दो ऑप्शन है इसके लिए। नंबर 1, आप अपने खुद के पैसे थोड़ा इन्वेस्ट करिए, थोड़े अपनी फैमिली से लीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप फिर देखिए क्या इंक्यूबेशन सेंटर्स या फिर बिजनेस प्लान इवेंट्स जो होते हैं वहां पे आपको 10-15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने के लिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, आप अपनी फील्ड के जो लीडर्स हैं उनके साथ मिलिए। आई एम श्योर दे वुड सपोर्ट यू टू बिल्ड योर प्रोटोटाइप। बहुत बढ़िया। एक सवाल है कि ये जो आप लोग उदाहरण बता रहे हैं जो भी है, इसका कोई रिपोजिटरी है क्या देश में जहाँ पे जो न्यू कमर है वो देख सकता है किस तरीके से स्टार्टअप बन रहा है? कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कर चुका है और मैं कुछ नया कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, 2 चीजें हैं इसकी। नंबर 1, अगर मैं आपको अपना फेसबुक अकाउंट दूं या लिंक्डइन अकाउंट दूं, आप उसमें देखेंगे कि सारी न्यूज स्टार्टअप रिलेटेड ही आती है। उसका रीजन ये है कि मैंने उन सारे लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं या उन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ा हुआ हूं जहां स्टार्टअप की बात होती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पे आप बिल्कुल जुड़िए, आप उनसे जाके डेटा प्राप्त कर सकते हैं। पहला है योर स्टोरी, दूसरा है इंक 42, तीसरा है वीसी सर्कल, चौथा है टेक क्रंच, 5वां है सीबी इनसाइट्स। ये 5 दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्टार्टअप रिलेटेड न्यूज और डेटा पा सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा। उसके साथ ही साथ हर साल नैस्कॉम एक स्टार्टअप रिपोर्ट पब्लिश करती है जो भारत की सबसे ज्यादा जानी मानी रिपोर्ट है। उसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा मिल जाएगा स्टार्टअप के बारे में। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर आपको चाहिए कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स देख सके, स्टार्टअप इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्टार्टअप इंडिया हब। वहां पे जाके भी आप कई सारी चीजें देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आई एम श्योर गुजरात सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूर है जहाँ पे सारी स्टार्टअप से जुड़ी चीजें आप देख सकते हैं। हम लोगों ने 2 काम किए हैं इसमें। एक तो स्टार्टअप गुजरात की जो वेबसाइट है और SSIP की जो वेबसाइट है, जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया है उन स्टार्टअप्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पब्लिक डोमेन पर रख दिया है। और अभी नागार्जुन सर जी एक नया इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसमें हम जितने भी टीम्स को हम स्काउट कर रहे हैं अलग अलग इंक्यूबेटर के द्वारा या तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उनकी इंफॉर्मेशन भी हम पब्लिक करेंगे। सिर्फ स्टैटिक इंफॉर्मेशन नहीं,
बल्कि वो रियल टाइम पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उनको क्या आगे की जरूरत है, वो सब चीज़ें भी पब्लिक करने वाले हैं। तो उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इनोवेशन की रिपोजिटरी बनी है। बट ये बात सवाल जायज़ है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अवेलेबल नॉलेज है उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा रखने की जरूरत है, और हम लोग इसी पे कर रहे हैं। बाय द मंथ वी विल बी एबल टू शेयर ऑल आवर सपोर्टेड इनोवेशन इन पब्लिक डोमेन, कि कोई भी विद्यार्थी को रीइन्वेंशन ऑफ व्हील ना करना पड़े, उसको बार बार सेम चीज को बनाना पड़े, और उसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको पॉजिटिव काम में लगा जाए। एक सवाल है कि किसी ने पूछा है कि क्या कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस, थोड़ी बुजुर्ग वाली एक्सपीरियंसेस ये स्टार्टअप में काम आती है क्या, या कभी भी जमाने में चालू कर सकते हैं? काम बिल्कुल आती है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जांपल, आप काम कर रहे हैं डीप टेक में, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन में, और आपके पास कोई भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, जब आप वो प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। साथ ही साथ आपको टीम हायर करने में मुश्किल होगी और इन्वेस्टमेंट रेज करने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल आइडिया पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एग्रीगेशन बिजनेस पे काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि डोमेन एक्सपर्टीज जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमेशा ऑन द वर्क एक्सपीरियंस हायर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं जो उस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेके आते हैं। धनंजय पूछ रहे हैं कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं तो उससे पहले एमबीए कर लूं क्या? देखिए, अगर आप स्टार्टअप करेंगे धनंजय, एमबीए, पीएचडी, एमफिल, फेलोशिप, आप सारी चीजें एक साथ कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कोई एमबीए नहीं किया, मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गया। इनफैक्ट दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है इस फील्ड से। लेकिन आज मुझे मौका है भारत के सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने का। जैसा कि मैंने हिरणमय ने बताया, 2016 में अमेरिकन सरकार ने, भारत से वो हर साल 20 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था एज एन इमर्जिंग लीडर। और इसका कारण ये था क्योंकि मैंने अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा लोगों की मैं कर पाया। और इसका कारण ये था क्योंकि मुझे उस चीज में इंटरेस्ट था। अगर आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे में आप एमबीए करेंगे, ट्रस्ट मी, आपका प्रोटोटाइप भी बन जाएगा, मार्केट डेवलपमेंट भी हो जाएगी, प्रोडक्ट लॉन्च भी हो जाएगा। जो एमबीए कॉलेज वाले सुन रहे हैं उनके लिए आप खतरे की मोड़ ले रहे हैं। बड़ी नहीं, मैं नागार्जुन साहब जी से कुछ कमेंट लूंगा। हाँ, अभी तो दुनिया क्वालिफिकेशन से स्किल की ओर जा रही है। जो आप रियली कर सकते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। और हम तीनों बैठ के बात कर रहे हैं, हमें से किसी ने स्टार्टअप के लिए कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो किया नहीं है। हमने जो भी किया है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा फील्ड वर्क है और हमारा नेटवर्क है, वो लोगों के साथ बैठ के काम करने से ही होता है। और इस तबके में तो इस सिचुएशन में आई वांट टू स्पेशली मेंशन ऑल आवर मेंटर्स एंड चेंज मेकर्स, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो कॉलेज में एसएसआईपी की काम करते हैं। दे आर ऑल्सो, उनको भी किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है कि स्टार्टअप क्या है। वो भी स्टूडेंट के साथ करते करते ही सीख रहे हैं। तो अब उनको भी पता लग रहा है कि जब जब तक हम अच्छा इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे, स्टार्टअप की जो ग्रोथ है वो एक लेवल के बाद लिमिट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चेंज मेकर्स हैं जो मेंटर्स हैं, फिर वो उन्होंने ये बताया कि हमको इकोसिस्टम बनाने के लिए भी आइडिया दीजिए। तो ऐसे भी जब बातें हो रही है, दैट मीन्स दैट एवरीवन इज लर्निंग बाय डूइंग। एंड आई थिंक स्टार्टअप इज आल्सो समथिंग वेयर यू लर्न बाय डूइंग and you learn very fast from any person who can help you, because for you winning at your goal is very very important. बाकी सब तो आपको इनपुट में बन जाता है, whether it is money, whether it is idea, whether it is technology, or whether it is even finding the market and customer. तो करना है, एग्जीक्यूशन करना है, वो सबसे बड़ी अहम चीज है। आप पाइवट तो कर ही सकते हो, बहुत सारे पाइवट करने की, आप आपका पूरा गोल छोड़ के नया गोल छोड़ सकते हो। ऐसा एक कोई सब्जेक्ट हो ये वर्ल्ड में तो उसका नाम स्टार्टअप है। नहीं तो कोई नहीं बोलेगा कि अरे तुमने फिजिक्स किया है तो तुम वो नहीं कर सकते हो, तुमने इंजीनियरिंग किया है तो तुम ये नहीं कर सकते हो। ये सब चल रहा है। अभी तो कोविड की वजह से तो ऑनलाइन में किसी ने क्वालिफिकेशन लिया है तो भी उसकी भी तो मान्यता बढ़ गई है। आप एक्चुअल में क्या कर सकते हो वो ज्यादा मायने रखता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात सर ने कहा, एंड रवि यू विल एग्री मोर ऑन दिस, दैट दुनिया धीरे धीरे परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है। मुझे याद आ रहा है बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे
उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उनका नाम है रिचर्ड पी फेनमैन और उन बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं। उनकी लेक्चर्स अगर आप लोग यूट्यूब में जाएंगे, फेनमैन लेक्चर्स इन फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कहते हैं कि जब वो क्लासरूम में पढ़ाने जाते थे तो किसी का किताब पढ़ के नहीं जाते थे। उनका जो ऑब्जर्वेशन था साइंस के बारे में, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो बताते थे। लेकिन हर साल जो वो क्लास में बताते थे अपनी सोच से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अगले साल वो टेक्स्ट बुक बन जाता था। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा ही एक चीज़ है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप किसी MBA, अच्छा IIM अहमदाबाद की या किसी भी MBS कॉलेज में जाओ और आप पूछो कि फिनटेक करने के लिए, फिनटेक स्टार्टअप को सक्सेस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फिनटेक में सक्सेसफुल हो जाओ तो आपकी केस स्टडी के माध्यम से आने वाले जनताओं को सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एंड आई थिंक रवि यू विल ऐड समथिंग टू इट। मैं हिरण में आपसे एक बात बोलना चाहूंगा और नागार्जुन सर से भी। मैं तो कभी MBA पढ़ा नहीं है, मैं कभी कॉलेज में गया, लेकिन जहां तक मेरे दोस्त बताते हैं MBA कॉलेज में केस स्टडीज पढ़ाते हैं, केस स्टडीज एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। तो आप ये समझिए कि एक एंटरप्रेन्योर जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उसकी कंपनी की केस स्टडी आज हार्वर्ड, बर्कली, IIM में पढ़ाई जाती है। तो आप खुद से सोचिए, क्या आप वो केस स्टडी पढ़ना चाहेंगे या आप वो केस स्टडी बनना चाहेंगे? सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैंने खुद एक बच्चा को मिला था आज से कितना साल, 2013, 7 साल पहले। IIM अहमदाबाद की उस टाइम में मेरा ऑफिस वहाँ हुआ करता था और गेट के पास एक लड़का आके मुझे मिलता है, बोलता है कि मैं GQ में कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा कौन सा कॉलेज? तो बोला वो आप नहीं जानते हो मेरा कॉलेज, क्योंकि जानने लायक कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि साहब मेरे को कुछ करना है। तो मैंने उसको कहा क्या करना चाहते हो? बोला मेरे पास बिजनेस प्लान है, मैंने 2 बिजनेस करके डुबा चुका हूँ। मैंने कहा तेरा उम्र क्या होगा 2 बिजनेस करने के लिए? तो कहता है 16 में चालू किया था, 19 का हो गया हूँ, तो 3 साल का बहुत तजुर्बा है। तो मैंने कहा कि क्या करेगा? तो उसने कहा वो मुझे मुझ पर छोड़ दो, आप मुझे सिर्फ इसका मार्केट कैसे बनाना है उसकी स्ट्रैटेजी के लिए किसी बच्चे से जुड़ाओ। तो मैंने उसको जुड़ाया। अल्टीमेटली 4 साल बाद वो एक बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया स्रोत करके। और उस बच्चा ने एक दिन मेरे को बोला कि, और इंटरेस्टिंग बात है, एक प्रोफेसर हैं स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट में IIM अहमदाबाद में, जब उनको उसकी कहानी मैंने बताया तो 2017 में उसके बारे में उन्होंने केस स्टडी लिखी कि किस तरीके से सोलर इनोवेशंस को उसने रीडिफाइन किया, किस तरीके से नया मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश की। तो जब उसका केस स्टडी का रिव्यू के लिए आया, वो केस स्टडी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पब्लिश होने के लिए गई, तो लड़का मुझे कहता है साहब बहुत ही हैरान वाली बात है कि मेरे को इन्होंने IIMS में कैट देने में रोक दी थी क्योंकि मेरे पास 58% का मार्क था, और अभी वहीं पे जो लोग पढ़ लिख के आए उनको मेरी कहानी पढ़ा रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहानी मतलब ये एक दो तरफा स्टोरी है। कई बार हम लोग एजुकेशन सिस्टम में एक्सेलेंस को मेजर नहीं कर पाते हैं। अचीवर्स के एक्सेलेंस को एकेडमिक डिग्रियों में आप मापने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए इस बार गुजरात सरकार ने रिकमेंडेशन दिया था और हर एक यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप गोल्ड मेडल सेटअप करने की प्रावधान की गई है। 2-3 यूनिवर्सिटी ने चालू कर दिया है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन की 6 महीने के अंदर, मतलब कन्वोकेशन से पहले 10 लाख रुपए के रेवेन्यू वाला एंटरप्राइज बनाएंगे और 2 से ज्यादा लोगों को जॉब देंगे, डायरेक्ट जॉब, उनको भी गोल्ड मेडल मिलेगा। ये गुजरात सरकार की एक प्रावधान है और इससे काफी कल्चरल चेंज हुआ है। पिछले बार नॉन अदर देन द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री गिव द मेडल। तो हम लोग ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि एकेडमिक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकेडमिक चीजें डिमिनिश हो गए हैं, उसकी नहीं है वहां, तो उधर जरूर है उसकी, लेकिन हाँ वो कंपलसरी वो नहीं है कि मतलब उसी रास्ते में ही गंगा जो है आएगी तो पवित्र होगी, मतलब हरिद्वार के द्वारा, ऋषिकेश के द्वारा आएगी तो ही गंगा कहलाएगी, जरूरी नहीं है। अगर पतितवा बनी है तो कहीं से भी आया हो, राइट? दैट्स द क्लॉकेड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। सो रवि, एक सवाल बिफोर वाइंडिंग अप, कपल ऑफ 2 क्वेश्चंस आई विल टेक। एक सवाल ये है कि स्कूल के बच्चे भी आजकल एंटरप्रेन्योर बनना चालू कर दिए। मैं राजकोट में एक स्कूल को जानता हूँ, वहाँ के टीचर्स और बच्चे मुझे बिजनेस प्लान भेजते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ देख के, 8वीं 9वीं का बच्चे और बच्चियां बिजनेस प्लान भेजते हैं। तो उस उम्र में तो शायद हम लोग क्या कर सोचते थे हमें पता नहीं, मतलब ड्राइंग करते थे या जो भी करते थे। बट ये जो कल्चर चेंज हो रहा है, जो यंग लोग हैं, इवन जो स्कूल एजुकेशन में जा रहे हैं, उनमें क्या छाप छोड़ रहा है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? श्योर, आई थिंक इसके 2 कारण हैं और मैं भी ये सवाल पूछता हूँ कि मैंने स्कूल में कुछ नहीं किया, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि आज स्कूल के बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा है, उनके हाथ में स्मार्टफोन, आईपैड है, जिसके माध्यम से वो ऑलमोस्ट हर चीज पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत सरकार की एक मुहिम है ATL, अटल टिंकरिंग लैब, जो स्कूल्स में लैब सेटअप कर रही है, मेकर स्पेसेस बना रही है, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि सुनो,
अब साइंस प्रोजेक्ट बहुत हो गया, वो डेमो बहुत हो गया, कुछ रियल बना के दिखाओ, ऐसी चीजें बनाओ जिससे तुम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूंगा एक एंटरप्रेन्योर का, जिसे मैं वो 13 साल का था तब मैं उसे जानता हूँ। उसका नाम है निलय कुलकर्णी। निलय नासिक का रहने वाला, महाराष्ट्र में नासिक में हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जहाँ पे हर साल भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की मौत होती है। निलय ये पूछता था अपने घर वालों से कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। निलय ने 13 साल की उम्र में एक प्लेटफॉर्म बनाया, जो बेसिकली एक IoT सोल्यूशन था। कुंभ मेला में उन्होंने बैरिकेडिंग के जगह जगह पे वो मैट लगाया, वहां पे वो डेटा एग्रीगेट करके उन्होंने पुलिस और डिपार्टमेंट को शेयर किया। उन्होंने जैसी ट्रैफिक आने वाली है उसको डाइवर्ट कर दिया। उस साल पहली बार कुंभ के इतिहास में एक भी इंसान की मौत नहीं हुई थी। निलय को टेड में बात करने के बुलाया गया। तो एक होता है टेडेक्स, एक होता है टेड। टेड जो होता है जो रियल प्लेटफॉर्म होता है, उसको न्यूयॉर्क बुलाया गया। निलय वहां पे लेक्चर देने के लिए गया। आज निलय दुनिया के यंग इनोवेटर्स में से एक है, और निलय को मैं 13 साल से जानता हूँ, आज वो करीब 16 या 17 साल का है। तो ऐसे बहुत सारे निलय हैं भारत में जो यंग एज में काम कर रहे हैं, स्कूल्स उनकी मदद कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी मुहिम है। क्योंकि मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर रनिंग एटलीस्ट 100 years behind. They need to catch up. जरूर करेंगे, और जब आपके सामने कमिश्नर एजुकेशन हो तो आपकी इरादे जरूर एक्शन में कन्वर्ट होंगे। और नागराजन सर बड़ी मुहिम चलाए, उन्होंने इस बार हर एक यूनिवर्सिटी में डिजाइन थिंकिंग इंट्रोड्यूस किया, इनोवेशन पैराडाइम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अहेड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। मुझे याद नागराजन सर जो भी करते हैं अहेड ऑफ टाइम ही होता है, और इस बार हम उसको थोड़ा विस्तारित रूप से कर रहे हैं। हम लोग हर एक यूनिवर्सिटी को लिख रहे हैं कि भाई आप स्किल दो, लेकिन स्किल के साथ साथ एटीट्यूड दो, और एटीट्यूड के साथ साथ ये तो बताओ और स्किल और एटीट्यूड को मिला के करना क्या है, वो पर्पस भी दो। तो हम लोग उस चीज को जरूर जोड़ रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन रवि। लोगों ने बहुत साधुवाद आपको दिए हैं, और ये जो आपने निलय की बात कही, हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे टीम में। हम लोग एक स्पेशल सीरीज, ये जो 100 वेबिनार सीरीज में आज 59th एडिशन है, हम लोग 100 वेबिनार सीरीज चालू इसलिए किया कि लोग लॉकडाउन के अंदर लोग घर में बैठे बैठे अलग अलग ख्यालों में आ गए थे, और किसी बच्चा ने इंस्पिरेशन दिया कि अगर सही टाइम पे रामायण महाभारत चल सकते हैं तो स्टार्टअप की कहानी क्यों नहीं चल सकता। एंड दैट वाज द इंस्पिरेशन। और नागराजन साहब ने इसको एक फॉर्मल रूप में रूपांतरित किया, और इसके द्वारा हम लोग पिछले 50 दिन में हमारे गुजरात की इकोसिस्टम के साथ आप जैसे लोगों को रूबरू बात करवा रहे हैं। हम कुछ एटलीस्ट 5 सेशन इस 100 सीरीज में ऐसी बच्चे स्टार्टअप जो है, निलय जैसा, रितेश जैसा, ऐसे लोगों को हम लाएंगे। ऑलरेडी आई टॉक टू फ्यू ऑफ देम, और वो अपने कहानी बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से उसी सिस्टम, उसी देश, उसी परिवार, उसी सोच, उसी चैलेंज के भीतर से निकलते हुए भी एक नया किरण की प्रकाश दे रहे हैं। सो डेफिनेटली, सो यस प्लीज। Yeah, so I would just like to add one thing. एक चीज जो है, बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे वो ये सोचते होंगे कि मेरे पास संसाधन कम है, मेरी शिक्षा कम है, मेरे फैमिली में पैसे कम है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जैसे हिरण ने बताया, मैंने बताया, मैं झारखंड के बहुत छोटे से गांव से हूँ। जब हम स्कूल में थे यहाँ पे, तो यहाँ पे बिजली 3 महीने में शायद एक बार आती थी। स्कूल में संसाधनों की कमी थी। इंग्लिश की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज उन सारी समस्याओं को देखते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए मुझे मौका मिला है कुछ चीजें करने का। नंबर 1, आज मैंने भारत की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ काम किया, जैसे कि नैस्कॉम के पार्टनर में फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। उसके साथ ही साथ मैंने करीब 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया एंटरप्रेन्योरशिप में, करीब 5,000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेन किया, और भी बहुत सारी चीजें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसा बच्चा जो इतनी संसाधनों की कमी के साथ अगर आगे बढ़ के इतना कुछ कर सकता है, आप लोग जिनके पास इंटरनेट है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास सपोर्ट है आई हब और SSIP जैसी संस्थाओं का, आई एम श्योर आप मुझसे कहीं ज्यादा, कहीं अच्छा कर सकते हैं। तो आप ये सवाल आज के बाद पूछना बंद कर दीजिए कि क्या मेरे पास संसाधनों की कमी है, और आप ये जवाब देना शुरू कीजिए कि हाँ, मैं इनसे लड़के एक समस्या का समाधान निकालूंगा, एक नया स्टार्टअप बनाऊंगा, ताकि मैं भारत को विश्व गुरु और विश्व विजय बनाने में सहयोग कर सकूं।